नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत हम यूपी पीसीएस पेपर 5 के क्वेश्चन को यहाँ करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। और ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है आपको। देखिए, बौद्ध धर्म के, चूंकि अब इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के पूछ रहा है और उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, मतलब ये एक तरीके से, चूंकि यूपी स्पेशल का पेपर है तो आप सभी जान रहे हो जो भी चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही पूछेगा। तो एक छोटी सी आप भूमिका दीजिए बौद्ध धर्म के बारे में, आप पहले बता दीजिए। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म की उत्तर प्रदेश में गहरी जड़ें हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि इसका समय कब है, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है। प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध है। और फिर ये भी आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की में इसकी गहरी जड़ें हैं। मतलब पहले ही लाइन से आप जो है उत्तर प्रदेश पे उतर गए हैं। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में ही जो है वो व्यतीत किया था। इसलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। मतलब चूंकि उत्तर प्रदेश जो है वो बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार था और बुद्ध का व्यक्तिगत आना जाना यहाँ बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। तो एक छोटा सा आप इंट्रो दे दिए। अब उसके बाद आप आगे बता रहे हैं अगले पॉइंट में कि बौद्ध धर्म के प्रसार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों, आप सभी जान रहे होंगे या पीछे यदि हमारी क्लास आपने देखी होगी तो मैंने बताया है कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो 8 महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रसार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, मतलब 8 महाजनपदों का तो है ही है, अब आप आ जाइए सारनाथ की बात करिए कि उन्होंने जो है अपना पहला उपदेश ही कहाँ दिया है, सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तन कहा जाता था, के मृग दाव में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आप इसका उल्लेख कर दिए। अब दूसरे में आ जाइए आप कौशल। देखिए, जो कौशल महाजनपद है तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए एवं 4 महीने का जो वर्षा काल होता था, मतलब वो जो उसका अधिकांश वर्षा काल जो है अपने जीवन का बुद्ध ने कहाँ बिताया, तो श्रावस्ती में ही बिताया। श्रावस्ती में ही उन्होंने अंगुलीमाल डाकू को सुधार कर अपना शिष्य बनाया था। आप सभी जान रहे होंगे अंगुलीमाल डाकू के बारे में, जो हत्या करता था और उसकी उंगली काटकर उसकी माला पहन लेता था। तो बुद्ध से भी उसकी मुलाकात हुई, लेकिन बुद्ध ने इसका हृदय परिवर्तन करा करके बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो ये भेंट कहाँ हुई, तो श्रावस्ती में ही हुई थी। यहीं के एक व्यापारी अनाथ पिंडक ने बुद्ध को जेतवन नामक बिहार स्वर्ण मुद्राओं से खरीदकर दान में दिया था। और फिर श्रावस्ती के ही एक व्यापारी की पुत्री थी विशाखा ने बुद्ध को पुब्बा राम नामक बिहार दान में दिया था। कौशल नरेश प्रसेनजित बुद्ध का परम अनुयायी था। मतलब आपने श्रावस्ती में अगर देखा जाए तो आप वहाँ के राजा प्रसेनजित की चर्चा कर दीजिए, फिर पुब्बा राम जेतवन बिहार की चर्चा कर दीजिए, अनाथ पिंडक द्वारा या विशाखा द्वारा जो दिया गया था, फिर अंगुलीमाल की चर्चा कर दीजिए, और फिर जो है आप बता दीजिए सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने यही किया। क्योंकि देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करिए तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी नहीं होना, क्योंकि ये 12 अंक का प्रश्न है तो यहाँ थोड़ा सा आपको विश्लेषण पक्ष पे जाना ही जाना है। आप ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती से बुद्ध के मतलब बहुत अच्छे संबंध थे। अगर संबंध थे तो आप प्रमाण दीजिए, क्योंकि बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, बिना तथ्य के आपकी बातें एक तरीके से वो मतलब गंभीरता नहीं प्राप्त कर पाती हैं, वो आधार उनको नहीं मिल पाता है कि जिससे परीक्षक आपको नंबर दे।
तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है, और जो हमारे बच्चे जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि थोड़ा सा जो है वो व्याख्यात्मक भी होइए। यदि आप कोई चीज दावा कर रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा किया या इस स्थान से बुद्ध का संबंध रहा है, तो संबंध कैसे रहा है आप उसका प्रमाण दें। एक लाइन ही लिखिए, 10 शब्द ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि नंबर आपको उसी 10 शब्द लिखने से आएगा। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे यदि आपने सारनाथ की चर्चा करी, तो आपने बताया कि यहाँ जो है जो यहाँ का ऋषि पत्तन के मृगदाव में इन्होंने पहला जो है उपदेश दिया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर आप ऐसे लिख दें कि सारनाथ से जो है वो भगवान बुद्ध का संबंध रहा, तो आपका उत्तर आधा अधूरा है, क्योंकि आप लिख तो रहे हैं लेकिन आप नंबर के हकदार नहीं हो रहे। हकदार तब होंगे जब आप संबंधों को स्पष्ट करेंगे। इसी तरीके से यदि कौशल से उनका संबंध रहा है, श्रावस्ती से उनका संबंध रहा है, तो कैसे संबंध रहा है, तो आपको इन चीजों की चर्चा करनी ही करनी होगी। तो चलिए अब अगले स्थल की ओर चलते हैं। इसी प्रकार वत्स महाजनपद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वत्स जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित था, की राजधानी कौशाम्बी थी, जिसका शासक उदयन बुद्ध के प्रति आस्था रखता था, तथा उसने बुद्ध को घोषिताराम नामक विहार भेंट स्वरूप दिया था। जो वहां का शासक, वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, एक फैक्ट आपका पीटी का हो गया। और वहां का शासक जो उदयन था, वो बुद्ध का एक तरीके से शिष्य था या बुद्ध के प्रति आस्था रखता था, और उसने घोषिताराम विहार जो है वो बुद्ध को दान में दिया था। तो ये वत्स के बारे में बात हो गई। फिर अब आते हैं मल्लगढ़ राज्य की। तो मल्लगढ़ राज्य में भी बौद्ध धर्म का तीव्र प्रचार प्रसार था। यह गणराज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया एवं कुशीनगर में स्थित था, और इसकी 2 राजधानियां थी, कुशीनारा एवं पावा। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में ही हुआ था। निर्माण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ये पीटी का फैक्ट हो गया, जिसमें से 4 उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित थे। अब सोचिए बुद्ध के जीवन से या प्रचार प्रसार से कैसे ये स्थल जुड़े हैं, कि यदि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसमें से 4 जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। अब अगर इन चारों का आप उल्लेख कर दें कि जो कपिलवस्तु में एक है, एक कुशीनगर में, एक रामग्राम में है, एक पावा में है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागे वाली चीज हो जाएगी। अब कपिलवस्तु जो सिद्धार्थ नगर में, इसके जो निर्माता थे शाक्य थे, कुशीनगर के मल्ल थे, और रामग्राम के जो गोरखपुर में है, जो आधुनिक रामगढ़ ताल के आसपास का क्षेत्र है, तो वो है कोलिये द्वारा था, और पावा जो है वो मल्लों का था। तो ये चीजें आप उल्लेख कर दें। और देखिए अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना, ये आप देख लीजिए कि संस्थान जो है हमारा वो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रहा है, पेपर 5 पेपर 6 का। और इसके बारे में यदि आप बहुत ज़्यादा डिटेल से जानकारी चाहते हो तो 7303307507 पे संपर्क करें, आपको संस्थान के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। हमारा यहाँ इतना ही कहना है कि आप इससे जुड़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जुड़ने से पहले आप डेमो दे सकते हैं, संस्थान से मांगेगा, लोग पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसका लाभ लीजिए। अब इसके अलावा जो है वो कपिलवस्तु के शासक बुद्ध के पिता सुद्धोधन ही थे। मतलब अब ये जो कपिलवस्तु की बात हो रही है, वहाँ के जो सिद्धार्थ, आधुनिक सिद्धार्थ नगर से जिनको जोड़ा जाता है, उसके उनके जो शासक थे वो सुद्धोधन ही थे। उसके अलावा रामग्राम जो वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के आसपास का जो क्षेत्र है, कोलिय गणराज की राजधानी थी। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहीं की राजकुमारी थी। मतलब एक तरीके से अगर बुद्ध के ससुराल की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? तो गोरखपुर में। जो लोग गोरखपुर के होंगे वो जान रहे होंगे, जो रामगढ़ ताल है वर्तमान में, उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो कोलियों का था, कोलियों के अधीन था। और ये जो बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी वो कोलीय राजकुमारी थी। कालांतर में बौद्ध धर्म का प्रसार उत्तर प्रदेश के अन्य महाजनपदों में भी देखा जा सकता है, जैसे सूरसेन महाजनपद में बौद्ध मतानुयायियों का बोलबाला था।
और यहाँ का शासक अवंतीपुत्र बुद्ध का जो है वो परम शिष्य था। देखिए, अगर आप सुरसेन महाजनपद की बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म का बोलबाला था, तो कैसे था? तो आप उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ का जो शासक अवंतीपुत्रा था वो बुद्ध का परम शिष्य था। अब यदि किसी राज्य का शासक ही उसका किसी धर्म को मानने वाला हो जाए तो कहीं ना कहीं जनता जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती ही होती है। तो आप इसका उदाहरण दे दिए। फिर आगे देखें, अशोक के प्रमुख अभिलेखों एवं स्तूपों के साक्ष्यों से बौद्ध धर्म के उस समय उन्नत अवस्था का पता चलता है। अब जो अशोक की भूमिका है वो तो किसी से छिपी हुई नहीं है। अशोक को तो एक तरीके से अशोक के जो विचार हैं उस पर तो हिस्टोरियनों का एक कंसर्न है कि वो एक तरीके से बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित था, और वो था भी। हालांकि अशोक बौद्ध धर्म से ही नहीं प्रभावित था, वो जैन से भी उतना ही प्रभावित था या ब्राह्मण धर्म से भी प्रभावित था। तो वो तो खैर दूसरी चीज हो गई। इसी क्रम में कुषाणों के समय में, देखिए अब अशोक के बाद आप कुषाणों की भी चर्चा करें कि कुषाणों के समय में मथुरा जो है वो बौद्ध कला, मथुरा में बौद्ध कला पुष्पित पल्लवित हुई, जिसने भारतीय कला का विकास किया। तो आप अशोक के बाद कुषाणों की चर्चा कर दीजिए, क्योंकि इस समय भी जो है वो बौद्ध कला का बहुत विकास हुआ था, बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी थी, बुद्ध को एक तरीके से देवत्व जो है वो कुषाणों के समय में ही प्राप्त हुआ था। फिर हर्षवर्धन के समय कन्नौज बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। मतलब हर्ष के समय में तो आप जान ही रहे होंगे कि जो है वो जो ये भैंसांग थे, भैंसांग के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया, चूंकि हर्षवर्धन जो था वो प्रारंभ में शैव था, लेकिन चूंकि जब फैंसांग आता है तो वो बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित होता है, वो बौद्ध धर्म को अपनाता भी है, साथ ही साथ इसे राजाश्रय भी प्रदान करता है। मतलब ये तमाम इवेंट करवाता है, और उसमें जो है ये बहुत बायस तरीके से घोषणा भी करता है कि अगर फैंसांग से कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, इनकी बातों को मानना होगा, सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म के प्रभाव को ही दिखाता है। तो आप जो है स्टार्टिंग में जो है बुद्ध के समय से संबंधित चीजों को आपने बताया, चाहे वो एक तरीके से श्रावस्ती की बात हो, चाहे फिर ये काशी की बात हो, वो सब आपने बताया। फिर बुद्ध के बाद अशोक की चर्चा करी, कुषाणों की चर्चा करी, हर्षवर्धन की चर्चा करी। तो सारी चर्चा करते हुए अब आप जो है अपने उत्तर को कंक्लूड कर दीजिए कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध के जीवन से लेकर पूर्व मध्य काल तक बौद्ध धर्म उत्तर प्रदेश में काफी प्रभावी था एवं अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल रहा था। देखिए, भूमिका और निष्कर्ष बस इसी तरीके से लिखना है, और हमेशा प्रश्न के अनुरूप लिखना है। ये नहीं कि प्रश्न में पूछा कुछ जा रहा है अब भूमिका या निष्कर्ष लिख कुछ रहे हैं। जनरली बच्चे ऐसा गलती करते हैं। तो हमारे पास जो कॉपी आती हैं, जो हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें तो ये चीज़ समझाते ही समझाते हैं बच्चों को, लेकिन आप लोगों को भी ये राय दे रहे हैं कि कभी भी भूमिका और निष्कर्ष हमेशा प्रश्न को ही पकड़ के लिखें, मतलब प्रश्न को ही आधार बनाएं। तो उससे ये फायदा रहेगा कि आप में भटकाव नहीं आएगा, आप प्रश्न के इर्द गिर्द ही बने रहेंगे और टू द पॉइंट उत्तर लिखेंगे, और सही मायने में उत्तर उसी उत्तर में अंक मिलते हैं जो टू द पॉइंट लिखे रहते हैं। तो ठीक है, आज का जो प्रश्न है वो यहीं तक था। अभी जाइएगा नहीं, आगे देखिए। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। आप लोग जो है इस नंबर पे संपर्क करिएगा, संस्थान के लोग और बेहतर तरीके से बता देंगे। साथ ही साथ ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट से संबंधित तमाम चीज़ें यहाँ डेली डाली जाती हैं, वो मिलती रहेंगी। हम समय समय पे क्यूज करवाते रहते हैं, वो भी आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो ये बहुआयामी है, आपके लिए लाभदायक होगा, इससे जुड़े। और ये हमारे संदीप मिश्रा ऑफिशियल जो है यूट्यूब चैनल है, और ये एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये समृद्धि आईएएस का ही दूसरा चैनल है, क्योंकि हमारा वो चैनल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिस्टर्ब है। तो जब तक डिस्टर्ब है तब तक आप इस पे बने रहिए, और कल को वो सही भी होता है तब भी ये चैनल बना रहेगा, क्योंकि दोनों ही चैनल हमारे हैं, हमारे द्वारा ही संचालित की जा रही है, हमारी ही टीम देख रही है। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि जैसे आपने
उस चैनल को प्रेम दिया, स्नेह दिया, उसे आगे बढ़ाया, वही भूमिका आप इसके साथ भी निभाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत शुभकामनाएं आपको।